दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBSV एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैराथन क्लास के बारे में, जो कि है प्रोग्रामिंग इन C, जिसका पार्ट 1 है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैराथन क्लास नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं। इसमें बताया गया कि प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा किसी कार्य विशेष को कंप्यूटर द्वारा कराने अथवा करने के लिए निर्देशों के समूह को क्रमबद्ध करके कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि किसी कार्य को करने के लिए या कराने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्रमबद्ध करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। दोस्तों जो प्रोग्रामिंग है वही कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। दोस्तों जो प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप द्वारा समझाइए, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है प्रोग्रामिंग के विभिन्न चरण। किसी भी प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग करने के लिए सर्वप्रथम प्रोग्राम के समस्त निर्दिष्टीकरण या उसको स्पेसिफिकेशंस भी कह सकते हैं को भली भांति समझ लिया जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो प्रोग्रामिंग है उसके विभिन्न चरण, किसी भी प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले उसके स्पेसिफिकेशंस या विवरण को भली भांति समझ लिया जाता है। अब वांछित परिणाम मतलब आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम में जाने वाले सभी निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शंस को विधिवत क्रमबद्ध कर लिया जाता है, अर्थात प्रोग्रामों की डिजाइनिंग कर ली जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम प्रोग्राम का विवरण देख लेते हैं, उसके बाद अपने प्रोग्रामों की डिजाइनिंग कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है प्रोग्रामों की डिजाइनिंग को भली भांति जांच कर प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम उसका विवरण देख लेते हैं, उसके बाद डिजाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को जांचकर प्रोग्राम की कोडिंग कर लेते हैं एवं प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। दोस्तों जब कोडिंग हो जाती है तो उसके बाद हम कंपाइलर द्वारा अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम में टेस्ट डाटा इनपुट करके प्रोग्राम की जाँच की जाती है। यदि परिणाम सही प्राप्त होता है तो प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों के क्रम को एकबद्ध मतलब इंटीग्रेट कर लिया जाता है। दोस्तों जब हम प्रोग्राम को कंपाइलर द्वारा कंपाइल कर लेते हैं उसके बाद प्रोग्राम में टेस्ट डाटा इनपुट करके प्रोग्राम की जांच कर लेते हैं। अगर परिणाम हमारा सही है तो प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को इंटीग्रेट कर लेते हैं एवं निर्देशों के इस क्रम को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम आपको प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग का करते हैं निर्दिष्टीकरण, मतलब इसका विवरण करते हैं, उसके बाद डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद हम कोडिंग कर लेते हैं, फिर कंपाइलिंग कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद स्थापन मतलब इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों फ्लो चार्ट क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसमें बताया गया फ्लो चार्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विभिन्न स्टेप्स को चित्र के रूप में दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। दोस्तों जो फ्लो चार्ट होता है उसके द्वारा किसी प्रॉब्लम किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसके विभिन्न स्टेप्स को चित्र के रूप में दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है, मतलब ग्राफिकल रूप में दर्शाना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। एल्गोरिथम को यदि फ्लो चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह ज़्यादा स्पष्ट तथा समझने में आसान हो जाता है। दोस्तों जो एल्गोरिथम होता है वो चित्र में नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप मतलब रिटर्न होता है। ठीक है दोस्तों, और जो फ्लो चार्ट होता है वो को चित्र में दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के लाभ के बारे में। फ्लो चार्ट के कितने लाभ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 है बेटर कम्युनिकेशन अप्रोच, मतलब बेहतर संचार, मतलब जो फ्लो चार्ट होता है उसके द्वारा हम बेहतर संचार को दृष्टिकोण कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर है इफेक्टिव एनालिसिस टूल, मतलब एनालिसिस उपकरण के लिए प्रभावी होता है।
नंबर 3 पर है एफिशिएंट कोडिंग, मतलब कुशल कोडिंग हो सकती है फ्लो चार्ट के द्वारा। नंबर 4 पर है वर्क एज ए वर्किंग मॉडल, मतलब एक वर्किंग मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, मतलब जो हमारा फ्लो चार्ट है वो वर्किंग मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकता है। नंबर 5 है हमारा एरर फाइंडिंग, मतलब जो एरर है उसको खोजने में भी काम करता है। नंबर 6 प्रोवाइड सिस्टमेटिक अप्रोच, मतलब व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न तकनीकें क्या हैं, वर्णन कीजिए। जो प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए उपयोग होने वाली टेक्निक क्या है, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी आंसर शीट में हेडिंग डालेंगे प्रोग्रामिंग की विभिन्न तकनीकें। प्रोग्रामिंग तकनीक को निम्नलिखित दो आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो जो प्रोग्रामिंग टेक्निक होती हैं उनको निम्नलिखित दो भागों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रोग्राम को हल करने के आधार पर, नंबर 2 प्रोग्राम को बनाने के आधार पर। अब दोस्तों नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी प्रोग्राम को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। दोस्तों जो प्रोग्राम है उसको दो प्रकार से हम हल कर सकते हैं। नंबर 1 टॉप डाउन अप्रोच। अब दोस्तों हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। दोस्तों इसमें बताया गया है इस प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक में पहले प्रोग्राम अथवा प्रॉब्लम्स को मुख्यतः हल किया जाता है, तत्पश्चात उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रभागों पर कार्य किया जाता है। दोस्तों जो टॉप डाउन अप्रोच होता है इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसके बाद इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रभागों पर भी कार्य किया जाता है। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक में पहले प्रोग्राम की कोडिंग करके उसमें कॉल किए गए फंक्शंस को परिभाषित किया जाता है और इसी क्रम में प्रोग्राम को अंतिम लेवल तक कोड करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉटम अप अप्रोच के बारे में। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक में मुख्यतः छोटे छोटे प्रोग्राम्स को जोड़कर बड़ा प्रोग्राम तैयार किया जाता है। दोस्तों जो बॉटम अप अप्रोच है इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम को, जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उनको जोड़कर एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया जाता है। इस प्रोग्रामिंग तकनीक द्वारा हम पुराने प्रोग्राम के कुछ भागों को जोड़कर नया प्रोग्राम भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर बात करते हैं प्रोग्राम को बनाने के आधार पर। दोस्तों इसमें है प्रोग्राम को बनाने के आधार पर भी प्रोग्रामिंग तकनीक को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारे दो भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दोस्तों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में बताएंगे आपको। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक के अंतर्गत प्रोग्राम को विभिन्न स्वतंत्र भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है इस प्रोग्रामिंग तकनीक के अंतर्गत जो प्रोग्राम होते हैं उनको डिफरेंट स्वतंत्र भागों में विभाजित किया जाता है। ये स्वतंत्र भाग मॉड्यूल कहलाते हैं। ये मॉड्यूल स्वतंत्र होते हैं। इस तकनीक में विभिन्न प्रोग्रामर्स एक ही प्रोग्राम पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों इसके सेकंड भाग पर बात कर लेते हैं जो कि है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम एक प्रारूप तैयार किया जाता है। दोस्तों इस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रोग्रामिंग किस प्रकार करनी है। दोस्तों जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है उसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि प्रोग्रामिंग किस प्रकार करनी है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की क्रिटिकल समस्याओं को सबसे पहले हल किया जाता है, तत्पश्चात प्रोग्रामिंग को एक पूर्ण प्रारूप प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है इसमें सबसे पहले क्रिटिकल समस्याओं को पहले हल किया जाता है, उसके बाद एक पूर्ण प्रारूप या पूर्ण स्ट्रक्चर प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी प्रोग्राम की डिबगिंग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों जो प्रोग्राम में डिबगिंग होती है उससे आप क्या समझते हैं ये पूछा गया। तो दोस्तों इसके बारे में बताएंगे आपको। में लिखा है टेस्टिंग टीम या क्लाइंट से किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद खराबियों जिसको बग कहते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद जब डेवलपमेंट टीम या डेवलपर उस सॉफ्टवेयर में मौजूद बग को ठीक करने के लिए बैठते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है जब हमारी टेस्टिंग टीम
किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद, मतलब किसी सॉफ्टवेयर में अगर कोई खराबी आ गई है या बग आ गई है, तो उसको टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद जब डेवलपमेंट टीम या डेवलपर उस सॉफ्टवेयर में मौजूद जो खराबी या बग को ठीक करने के लिए बैठते हैं, तो इस प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। आगे बताया गया है, प्रोग्राम डिबगिंग का मतलब है कि किसी प्रोग्राम में एरर को आइसोलेट या करेक्ट करना। मतलब किसी अगर सॉफ्टवेयर में एरर आ गई है तो उसको करेक्ट करना ही डिबगिंग कहलाता है। प्रोग्राम डिबगिंग का सिंपल मेथड है प्रिंट स्टेटमेंट को पूरे प्रोग्राम में जगह जगह पर लिखना, जिससे कि हमें सभी वेरिएबल की वैल्यू का पता हो। इस मेथड में हम प्रोग्राम के वेरियस स्टेज में वेरिएबल को कंपेयर कर सकें। जब हमें किसी स्टेटमेंट में एरर मिले तब इन एरर को हटाकर डिबगिंग स्टेटमेंट को हटा देंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी डिबगिंग प्रक्रिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सी प्रोग्रामिंग में इनपुट एंड आउटपुट में आउटपुट के कौन से फंक्शन हैं? इनपुट एंड आउटपुट के दो मुख्य इनबिल्ट फंक्शन हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्कैनएफ, जो हमारा इनपुट है, कीबोर्ड से डाटा रीड करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो स्कैनएफ है वो हमारा इनपुट फंक्शन है, जो कि कीबोर्ड से डाटा रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है हमारा प्रिंटएफ, जो कि हमारा आउटपुट है, डाटा को स्क्रीन पर राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो सेकंड हमारा फंक्शन है वो है प्रिंटएफ, जो कि आउटपुट के रूप में कार्य करता है, डाटा को स्क्रीन पर राइट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप कास्टिंग के विषय में बताइए। तो दोस्तों डेटा टाइप कास्टिंग क्या होती है इसके बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों इसमें बताया गया है टाइप कास्टिंग में, लिखना भूल गए, डाटा टाइप कास्टिंग में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों जो डेटा टाइप कास्टिंग होती है उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी वेरिएबल को इंटीजर से फ्लॉट या फ्लॉट से इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे डाटा टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्थिरांक मतलब कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वे राशियाँ जिनका मान प्रोग्राम में स्थिर रहता है, अर्थात इनके मान को प्रोग्राम में कहीं नहीं बदला जा सकता, स्थिरांक या कांस्टेंट कहलाती हैं। दोस्तों वे राशियाँ जिनका मान स्थिर मतलब फिक्स रहता है, जिनका मान प्रोग्राम में कहीं पर भी बदल नहीं सकता, वही कांस्टेंट कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंकीय स्थिरांक, नंबर 2 स्ट्रिंग स्थिरांक मतलब अंकीय कांस्टेंट, नंबर 2 स्ट्रिंग कांस्टेंट। कुछ अंकीय व स्ट्रिंग स्थिरांक निम्न प्रकार हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अंकीय स्थिरांक कौन कौन से होते हैं, जैसे 52, -12, 0, 2008, 4.5, 0.8 एवं 9.051। ये सभी अंकीय मान हैं। जितने भी अंकीय मान होंगे वो बदल नहीं सकते, इनको ही हम अंकीय कांस्टेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रिंग स्थिरांक के बारे में। स्मॉल ए, कैपिटल ए, MANU, ANU एवं TANU। दोस्तों जो इस टाइप के हमारे वेरिएबल होंगे वे स्ट्रिंग स्थिरांक कहलाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेरिएबल से आपका क्या तात्पर्य है, वेरिएबल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, मतलब परिवर्तनांक। परिवर्तनांक वे राशियाँ होती हैं, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं वे राशियाँ होती हैं जिनका मान प्रत्येक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान समय समय पर निर्देशानुसार परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका मान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान समय समय पर बदलता रहता है। इसे ऐसे समझें कि प्रोग्राम में छोटी से छोटी गणना करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दो संख्याओं का जोड़ करने के लिए s = नंबर 1 + नंबर 2 लिखते हैं, जहाँ पर s नंबर 1 तथा नंबर 2 परिवर्तनांकों के नाम हैं। दोस्तों जो s है इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी मान हो सकता है। नंबर 1 इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इसका भी मान कुछ भी हो सकता है। नंबर 2 है इसका भी मान
कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा सी में अपर केस लेटर तथा लोअर केस लेटर का अर्थ अलग अलग माना जाता है। दोस्तों जो हमारी प्रोग्रामिंग सी है उसमें जो अपर केस लेटर होते हैं और लोअर केस लेटर होते हैं, इनका मान अलग अलग माना जाता है। मुख्यतः इन्हें लोअर केस लेटर में लिखा जाता है, जैसे मैक्सिमम, अमाउंट, XYZ NS, मतलब छोटे अक्षरों में। ठीक है दोस्तों। परिवर्तनांक घोषित करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों जो वेरिएबल होते हैं उनको घोषित करने के लिए जो हमारे नीचे नियम दिए गए हैं, इनका पालन करना होता है। जैसे कि नंबर 1, वेरिएबल्स का नाम अंक से शुरू नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो वेरिएबल्स होते हैं इनका नाम अंक से शुरू नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वेरिएबल्स के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं इनके नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वेरिएबल्स का नाम कोई की शब्द नहीं हो सकता है। दोस्तों जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनका नाम कोई की शब्द नहीं हो सकता है। नंबर 4, ANSIC में वेरिएबल्स के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 8 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूपिंग क्या होती है? किन्हीं 2 प्रकार की लूपिंग का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लूपिंग के बारे में। प्रोग्राम में किसी विशेष शर्त को पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग को बार बार एग्जीक्यूट कराने को लूपिंग कहा जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि किसी प्रोग्राम में किसी विशेष शर्त को पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग को बार बार एग्जीक्यूट कराने को लूपिंग कहा जाता है। एक से अधिक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए लूप का यूज किया जाता है। दोस्तों जैसे कोई स्टेटमेंट है उसको बार बार मतलब एग्जीक्यूट कराने के लिए लूप का यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं किन्हीं 2 लूप के बारे में। नंबर 1, फॉर लूप। इसमें 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। दोस्तों जो हमारा फॉर लूप है इसमें 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन टेस्ट, तीसरा एक्सप्रेशन अपडेट होता है। वैल्यू इनिशियलाइज होने पर कंडीशन टेस्ट होकर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तथा फिर वैल्यू अपडेट होती है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है और उसके बाद वैल्यू अपडेट होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप क्या होता है? इसमें पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। दोस्तों फॉर लूप में पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती थी, फिर कंडीशन टेस्ट होता था, उसके बाद वैल्यू अपडेट होती थी। दोस्तों व्हाइल लूप में क्या है कि कंडीशन टेस्ट पहले होती है, उसके बाद लूप की बॉडी में 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न स्टेटमेंट को समझाइए। नंबर 1, इफ एल्स, फिर डू व्हाइल, फिर स्विच। ये जो हमारे 3 स्टेटमेंट हैं इन समझाने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि किसी प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर जो निर्देश है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यदि इफ के साथ दी गई कंडीशन ट्रू होती है तब इफ में दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों जो हमारा इफ है इसके साथ जो कंडीशन दी गई वो अगर सत्य है तो इफ में दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। दोस्तों जो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट हैं वो ब्रेसेस में दिए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डू व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में। डू व्हाइल स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। डू व्हाइल लूप में फर्स्टली बॉडी ऑफ लूप में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तथा बाद में कंडीशन चेक होती है, एक बार स्टेटमेंट अवश्य एग्जीक्यूट होती है। दोस्तों डू व्हाइल में क्या होता है, सबसे पहले लूप की बॉडी में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन भी चेक होती है, एक बार स्टेटमेंट अवश्य एग्जीक्यूट होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है के बारे में भी आपको बताएंगे आपको। इफ एल्स स्टेटमेंट में शर्त के सत्य होने पर इफ का
तथा असत्य होने पर इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों इसमें बताया गया है इफ़ इल्स स्टेटमेंट शर्त अगर सत्य है तो इफ़ का, और असत्य होने पर एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। यदि अनेक शर्त दी जाए तो इसके लिए सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। दोस्तों स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर अनेक शर्तें दी गई हों, वहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट के उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। दोस्तों जो कंट्रोल स्टेटमेंट हो उसको उदाहरण के साथ परिभाषित करने को कहा गया है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सी प्रोग्रामिंग में वे स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम को नियंत्रित करने अथवा प्रोग्राम को नियंत्रण किसी अन्य स्टेटमेंट पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। दोस्तों कंट्रोल स्टेटमेंट वे स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम को कंट्रोल करने अथवा प्रोग्राम का नियंत्रण किसी अन्य स्टेटमेंट पर स्थानांतरित करने मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। दोस्तों जो कंट्रोल स्टेटमेंट हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, निर्णयात्मक स्टेटमेंट। निर्णयात्मक स्टेटमेंट प्रोग्राम का ऐसा भाग होता है जिसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करने की दो अथवा अधिक परिस्थितियां हो सकती हैं। दोस्तों जो निर्णयात्मक स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम का एक ऐसा भाग है जिसमें दिए गए निर्देश का पालन करने की दो अथवा अधिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। निर्देश में वर्णित प्रत्येक परिस्थिति के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं जिनकी सहायता से जैसे भी परिस्थिति हो वैसा निर्णय लेकर प्रोग्राम आगे बढ़ता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में निर्णयात्मक स्टेटमेंट निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इफ स्टेटमेंट। नंबर 2, स्विच स्टेटमेंट। नंबर 3, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। नंबर 4, गो टू स्टेटमेंट। अब दोस्तों नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनसे किसी विशेष शर्त को पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग की पुनरावृत्ति होती है इटरेशन स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। दोस्तों इटरेशन स्टेटमेंट वे स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी विशेष शर्त को पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग की पुनरावृत्ति मतलब बार बार, ठीक है, होती है, इटरेशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट में लूप का प्रयोग किया जाता है। लूपिंग एक सशर्त ब्रांचिंग प्रक्रिया है। सी में 3 प्रकार के लूप्स प्रयोग किए जाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लेख लिखिए। दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करने को कहा गया है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों इसमें बताया गया है जब किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हेतु प्रयुक्त ब्रांचिंग के लिए किसी शर्त का प्रयोग किया जाता है तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट द्वारा सशर्त ब्रांचिंग मतलब कंडीशनल ब्रांचिंग द्वारा प्रोसीड किया जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है जब किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हेतु जो प्रयोग होने वाली ब्रांचिंग के लिए किसी शर्त का प्रयोग किया जाता है तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट द्वारा सशर्त ब्रांचिंग द्वारा प्रोसीड किया जाता है। लूपिंग एक सशर्त ब्रांचिंग प्रक्रिया है। C++ में 3 प्रकार की सशर्त ब्रांचिंग प्रक्रिया प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी? व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डिसीजन मेकिंग क्या है और सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। दोस्तों डिसीजन मेकिंग पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSB एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप
देख सकते हैं। तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे। आप अपने प्रोग्राम में कौन कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं, ये आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। दोस्तों जब हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होता है तो उसमें से कौन से प्रोग्राम को हम स्किप करना चाहते हैं और कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें जो डिसीजन लेना होता है उसे ही हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अधिकतर डिसीजन मेकिंग किसी कंडीशन के बेस पर की जाती हैं। एक पार्टिकुलर कंडीशन आने पर आप मनचाहे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ बिल्ट इन स्टेटमेंट को यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट कंडीशन के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग इन सी की पार्ट 1 की मैराथन क्लास। दोस्तों आपको बहुत जल्द ही प्रोग्रामिंग सी के पार्ट 2 की मैराथन क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SBSB एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं, आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।